गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग डबल फिलर्स करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें डबल फिलर्स सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होती है। उन लोगों का अक्सर ये कंप्लेन होता है या एक्सक्यूज़ होता है कि इससे इसमें वर्ड मीनिंग को बहुत ही अच्छे ढंग से याद करना होता है। अगर वर्ड स्टॉक है तो ये बन सकता है, नहीं है तो ये नहीं बनेगा। ऑल्दो दे आर करेक्ट और राइट विद देयर व्यूज़, हालांकि वे लोग अपने विचार के साथ एकदम सही है। But being a teacher, it is my duty to show you how simply we can solve this section. टीचर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ये समझाऊं कि हम लोग इसे, दैट मीन्स इस सेक्शन को सबसे आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। बिफोर सम डेज और फॉर लास्ट सम डेज वी हैव बीन एंगेज्ड इन आवर ग्रामर सेक्शन, वर्ड सेक्शन और एनीथिंग एल्स। आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग कंटिन्यू वर्ड पे, फ्रेज पे, आइटम्स पर और कुछ ग्रामर के सेक्शन पे वर्क कर रहे थे। बट टुडे आई एम विथ यू ऑल विथ सम शॉर्टकट रूल्स, सम इंटरेस्टिंग रूल्स टू सॉल्व द डबल फिलर्स। ठीक है, आज मैं अगेन आपके सामने आया हूँ कुछ शॉर्टकट रूल्स लेकर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए। ये शॉर्टकट रूल्स नहीं है, फिर मैं समझाऊँ। रूल्स शॉर्टकट करके कुछ भी नहीं होता, ये होता है प्रैक्टिस। ठीक है, और कुछ आईक्यू होता है जो बार बार मैं चर्चा करता हूँ अपने वीडियो में कि कुछ आप अपने माइंड से कितने शार्प हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये सेक्शन मिलता है सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप वर्ड्स याद रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा ही, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप मेरे कहे अनुसार तैयारी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आए। फिर मैं समझा रहा हूँ 5 क्वेश्चंस में आप मास्टर नहीं बनने जा रहे हैं। पहली बात ये, क्योंकि मैं आज आपको 5 क्वेश्चंस ही समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर से बढ़ जाएगा। फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप उन डायमेंशंस को लेके प्रैक्टिस करोगे, अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग करोगे। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपका वही होगा और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखेंगे वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर से भरेगा, आप इनकरेज ज़रूर से होंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आज हमारा आज का टाइटल है डबल फिलर्स। ठीक है, मेनली होता क्या है कि यहाँ एक सेंटेंस दिया गया, 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं और उसके सपोर्ट में आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं पेयर में। आपका इंस्ट्रक्शन होता है कि रीड द सेंटेंसेस रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड गो थ्रू द वर्ड्स, फाइंड द एप्रोप्रिएट वर्ड्स दैट फिल द ब्लैंक्स सुइटेबली, कंटेक्चुअली, मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली। ठीक है, कि आपको ये सेंटेंस जो दिया गया आप इसे पढ़िए, इसके लिए जो 5 ऑप्शन दिए गए उसे फिर पढ़िए और इस ऑप्शन में देखिए कौन ऐसा पेयर है जो इस दोनों फिलर्स में एग्जैक्टली और अप्रोप्रिएटली फिट होना है, कंटेक्चुअली और मीनिंगफुली, वही ऑप्शन आंसर होना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अनदर एरिया दैट नीड्स डैश अटेंशन इज द फाइनेंशियल सिस्टम विच मस्ट बी डैश टू लेंड मोर। ठीक है, यह हुआ सेंटेंस मेरा। ठीक है, बोलता है दूसरा जो क्षेत्र है जिसमें आवश्यकता है डैश अटेंशन की, ध्यान की, वो क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय सिस्टम है। विच मस्ट बी डैश, जिससे अवश्य ही डैश किया जाना चाहिए टू लेंड मोर, ताकि वो ज़्यादा पैसा दे सके, ज़्यादा उधार दे सके, ज़्यादा पैसा बांट सके। ये इसका हिंदी हुआ। अब जो बच्चे लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, पहले फिलर्स में हैसल्स और दूसरे में रिमूवल लगाकर देखेंगे, फिर दूसरे ऑप्शन को देखेंगे अरेंजमेंट्स और प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है या नहीं, तीसरे में देखेंगे लॉस्ट और सिंपली, देखेंगे वो यहाँ डालकर अनदर एरिया दैट नीड्स लॉस्ट अटेंशन, फिर यहाँ देखेंगे सिंपली टू लेंड, वो ऐसे मैच करते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है डबल फिलर्स को सॉल्व करने समय, सिंगुलर, प्लूरल और टेंस। फिर से सुनिए, सिंगुलर दैट मीन्स नाउन प्रोनाउन वर्ब, ठीक है, और प्लूरल नाउन प्रोनाउन वर्ब, और टेंस का मतलब सिर्फ V1, V2, V5। आपको सिंगुलर प्लूरल टेंस का ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल टेंस। चलिए देखते हैं, यहाँ कुछ समझ में आए चाहे ना आए, हमें क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में दिख रहा है मस्ट बी डैश। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना, आपको पहले ही मैंने पढ़ाया था कि मस्ट मॉडल्स हो गया, मॉडल्स के साथ जैसे ही बी या हैव लगाते हैं आगे का वर्ब क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब मेरे क्वेश्चन में यहाँ मस्ट लिखा, बी लिखा और आगे डैश है, तो निश्चित उस डैश में क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए ना। तो हमें देखना है कि सेकंड वाले फिलर्स के ऑप्शन में कहाँ कहाँ V3 यूज किया है, पहले हमें ये देखना है। ठीक है, यहाँ रिमूवल लिखा है, आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है, आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ सिंपली लिखा है, आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ क्या लिखा? एक्टिवेटेड, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना ही से बन गया।
हमें उतना इफर्ट नहीं लगाना था। अब आपको वर्ड का मीनिंग पता हो, बाकी ये सारा क्या लिखा है, किसी को हैसल्स का मतलब पता हो या ना हो, किसी को प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आए चाहे ना, वो तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, आए चाहे ना आए, ठीक है, तो हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं था। हमें क्या मिला है कि हाँ मस्ट बी लिंक मिला, मस्ट बी के बाद V3 आता और यहाँ डायरेक्ट फिलर्स दे दिया, तो हमें क्या ढूंढना था ऑप्शन में V3, और V3 यहाँ दिख गया, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। हमें दूसरा किसी भी ऑप्शन पे देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आंसर आएगा 100% करेक्ट आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको अब ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स होती है डबल फिलर सॉल्व करने के लिए, जो आपको अब हमेशा ध्यान में रखना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ दूसरी चीज़ सीखेंगे हमने। पाकिस्तान डैश रेजेस द बोगी ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन। अभी किसी लोग को बोगी का मतलब समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन एस्केलेशन तो जरूर समझ में आ चुका होगा। अभी चाइना के साथ जो बॉर्डर विवाद में हो रहा था, ठीक है, एस्केलेशन हो रहा है, बॉर्डर पे एस्केलेशन हो रहा है, मतलब तनाव बढ़ रहा है। एस्केलेट का मतलब क्या आता है, सुनते हैं ना, एस्केलेटर भी होता है, सीढ़ी, खड़े रहिए मॉल में देखिए वो आपको ऊपर ले जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एस्केलेट करना, मतलब ऊपर की ओर ले जाना। तो यहाँ पे क्या बोला ना, पाकिस्तान डैश रेज, रेज मतलब होता है खड़ा करना, पाकिस्तान खड़ा करता है दिस बोगी ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन। बोगी का मतलब छोड़ दिए, नहीं पता है तो, ठीक है, ऐसे बोगी का मतलब होता है हवा, ठीक है। न्यूक्लियर एस्केलेशन का क्या है, वो हवा हमेशा खड़ा करता है, क्रिएट करता है। एवरी टाइम इट इंगेजेस इन सम एक्शन, जब भी यह किसी काम में इंगेज होता है, एक्शन मतलब उसकी ओर से जो भी क्रियाएं प्रतिक्रिया होती है उसमें जब भी वो इंगेज होता है तो क्या करता है वो, न्यूक्लियर एस्केलेशन का हवा खड़ा करता है। इन टर्म्स ऑफ डैश टेररिस्ट अटैक्स, ठीक है, किस टर्म को लेकर, तो आतंकवादी हमले के डैश के टर्म को लेकर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हुआ, उसका हिंदी हुआ। अब हमें फिर देखना है कि आंसर इसमें से क्या चूज करें। तो अगेन बच्चे लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ बोलेंगे रिपीटेडली रेजेस हो सकता है या नहीं, पाकिस्तान एक्सरसाइज रेज होगा या नहीं, पाकिस्तान अप्रोच लेगा या नहीं, पाकिस्तान के साथ कॉन्स्ट्रेंट्स रेज होगा या नहीं, या पाकिस्तान अट्रैक्ट रेजेस होगा या नहीं। वो सारे ऑप्शन को फिट करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर समझाता हूँ बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ गौर कीजिए, अगेन पहला फिलर से दूसरा फिलर से हम दोनों तरफ से ले सकते हैं आंसर, ठीक है। पहले सेकंड फिलर से समझते हैं। ऑफ लिखा, ऑफ मतलब प्रीपोजिशन, और मैंने आपको नाउन जब पढ़ाया था तो भी समझाया था और बीच के क्लास में भी समझाया था कि जब भी ऑफ लिखा मिले तो ऑफ के पहले और ऑफ के बाद में हमेशा नाउन ही आना है। ऑफ के पहले ऑफ के बाद में हमेशा नाउन आना है, ठीक है। तो हमें अगेन यहाँ जो भी वर्ड फिल करना वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। हमें उस पर गौर करना है। देखिए ईडी लगा, तो ईडी लगा वर्ड तो कभी नाउन हो ही नहीं सकता है, या तो एडजेक्टिव होगा या तो वर्ब होगा। ये तो पढ़ चुके हैं पहले भी, और ये आप जान भी लेंगे। जो लेमैन है जिसको कुछ भी नहीं आता वो तो इतना समझ सकता है ना कि ईडी लगा मतलब ये वर्ब हो गया, V2 फॉर्म हो गया, V3 फॉर्म हो गया, यही समझेंगे वो लोग। तो उनके लिए तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। अब फिर बचा ये। अब गौर कीजिए, स्ट्रगल्स में SES लगा मतलब ये क्या हो गया, V5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, नाउन चाहिए था ना, तो ये स्ट्रगल्स तो मेरा नाउन नहीं हुआ, ठीक है। अब मेरा क्या बचता है, सेंडिंग और मोटिवेशनल। तो मोटिवेशनल कैसा बोलेंगे, कैसा गाना था, तो क्या होगा जवाब, मोटिवेशनल गाना था। ये सारा ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक चीज। कैसा कैसी लगाइए, जवाब आएगा तो वो क्या होगा मेरा, एडजेक्टिव होगा। क्या लगाइए, जवाब आएगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा मेरा। तो हमें तो यहाँ नाउन चाहिए। अगर बोलेंगे कैसा तो जवाब आएगा मोटिवेशनल, मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो बच क्या रहा है मेरा, ए ऑप्शन, मतलब ये हो गया। और ये सेंडिंग क्या है, नाउन होता है। ये भी मैंने पढ़ाया था कि वर्ब में जब ING लगा देते तो वो क्या होता है, नाउन में चेंज हो जाता है। अब इस ऑप्शन को आप डालकर देखिए, आपका आंसर सही आएगा। पढ़कर देखिए, पाकिस्तान रिपीटेडली रेजेस, पाकिस्तान हमेशा या लगातार आवाज उठाते रहता है किस चीज का, बोगी ऑफ न्यूक्लियर एक्सकेलेशन, न्यूक्लियर एस्केलेशन के हवा का। एवरी टाइम इट इंगेजेस इन सम एक्शन, जब भी ये बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर कुछ भी काम में इंगेज होता है, तो इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग टेररिस्ट अटैक, जब इसे क्या होता है, आतंकवादी हमला के लिए भेजना होता है तब। कुछ स्टूडेंट ये भी होंगे बोलेंगे सर स्ट्रगल का तो प्लूरल स्ट्रगल्स होता है, स्ट्रगल मतलब नाउन, स्ट्रगल्स मतलब ही नाउन हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आप इस वर्ड को नाउन के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो भी आंसर क्यों नहीं होगा ये भी समझिए। अगर हम इसे यहाँ रखते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले के स्ट्रगल को लेकर, आतंकवादी हमला है और वो स्ट्रगल करता है, एकदम ही नहीं। मतलब ये ऑप्शन क्या था, गलत था। आंसर क्या बना मेरा, ये। और कितना सिंपलेस्ट वे में बनते जा रहा है आंसर, ये देखिए। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक वे बता रहा हूँ कि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने के लिए भारी होते हैं, लेकिन सॉल्व करने के समय अगर आपको की पॉइंट्स समझाया गया होगा पहले से और आपने उस की पॉइंट्स को लेकर प्रैक्टिस किया होगा तो क्वेश्चंस कितने आसान हो जाते हैं, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं फिर कहूँगा
5 क्वेश्चन पढ़कर आप मास्टर नहीं बनने वाले हैं, ना आप जीनियस हो जाएंगे, लेकिन इन 5 क्वेश्चन में आपका जो ब्रेन होता है, जो ब्लॉक हो चुका है, वो जरूर खुल जाएगा कि इस तरह के सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट बनाए रखिए, आगे तक देखते रहिए, कुछ नया सीखिएगा। इंडिया हैड बीन डैश टू अडॉप्ट नेशनलिज्म एज अ क्रीड। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको क्रीड का मतलब नहीं पता होगा, तो हम लोग बोलते हैं ना कास्ट एंड क्रीड। तो क्रीड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेकर फेथ होना, विश्वास बनाए रखना। ठीक है, इंडिया had been dashed to adopt nationalism as a creed but is now tilting towards dash nationalism। ठीक है, यही सेंटेंस में अपना जो भी कुछ हुआ लिख दिया। बोला भारत जो है वो डैश रहा था, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद को स्वीकार करने में एक विश्वास के तौर पे, लेकिन अब ये क्या है, इसका झुकाव होते जा रहा है। किस ओर? तो राष्ट्रवाद की ओर। शुरुआत में ये उस ओर नहीं था, अब क्या है, उसी ओर झुक रहा है। तो जैसे ही बट लिखा मतलब क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो बट के बाद क्या हो रहा है, अब इसकी ओर झुकाव इधर की ओर है, मतलब राष्ट्रवाद की ओर है। चलिए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए यहां क्या लिखा, इंडिया हैड बीन डैश टू। ठीक है, तो देखिए इंडिया हैड बीन स्लो, बिट्रेयल, बेसिक, परसेंटाइल, अप्रोक्सीमेशन। यहां बोला है टिल्टिंग टुवर्ड्स डैश नेशनलिज्म, तो मेजोरिटेरियन, मैल फंक्शन, इंटरनेशनल, डिस्टेंट या इंटरफेस। तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है। देखिए मैं फिर समझा रहा हूं, बट लिखा ना, तो बट का मतलब होता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो क्या हो, पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन शो करे। ठीक है, चलिए सबसे पहला ऑप्शन है स्लो और दूसरा है मेजोरिटेरियन। इंडिया हैड बीन स्लो, शुरुआत में क्या था, धीरे रहा था नेशनलिज्म को स्वीकार करने में, अडॉप्ट करने में, अपनाने में। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म की ओर झुक रहा है। मतलब जहां पे बहुत सारे लोग क्या होंगे, अब राष्ट्रवादी बनेंगे। तो एक तरफ निगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव आ गया। शुरुआत में धीरे था, अब इसका झुकाव क्या हो गया, बहुत बड़ी संख्या वाली में चेंज होते जा रहा है। मतलब मेरा ऑप्शन यही सही था, हमें दूसरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं। जैसे ही मिल गया कोई ऑप्शन सही, हम उसी को देखेंगे, उसी पे आंसर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे अभी, वो सोचेंगे नहीं सर ने ये क्यों नहीं बताया, सर ने ये क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं बताना। कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई मेरे। जब मेरा आंसर आ चुका है तो हम बाकी रेस्ट 4 ऑप्शंस पे ध्यान क्यों लगाएंगे? अगर लगाएंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जो मेरे माइंड को डाइवर्ट करेगा, और हमें वही चीज से बचना होता है एग्जाम में। ठीक है, ये चारों क्यों नहीं होगा, ये आप पे मैं छोड़ता हूं, क्यों, और समझ के आप फीडबैक में दीजिएगा भी कमेंट में। ठीक है, क्योंकि मैंने यही बता दिया कि पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आपको इसमें कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन मिले तो आप फीडबैक में जरूर से दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विवेकानंद वाज ए डैश ऑफ ए मल्टी कल्चरल, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और मल्टी मतलब बहुत सांस्कृतिक। ठीक है, बोलता है कि विवेकानंद जो थे वो मल्टी कल्चरल नेशन रूटेड, सॉरी एक मिनट, विवेकानंद वाज ए डैश, विवेकानंद एक डैश थे किस चीज के, ऑफ ए मल्टी कल्चरल नेशन रूटेड इन रिलीजियस डैश, जिनका जड़ कहाँ पे था, एक धार्मिक डैश में था, एंड मॉडर्निटी, और मॉडर्निटी में मतलब जो नवीन चीज होते हैं, नए नए चीज होते हैं, उनमें भी था। ठीक है, और फिर देखना कि प्रोवाइड लें, एडवर्सली लें, प्रोपोनेंट लें, नेशनल लें। ठीक है, या परव्यू लें, इम्पैक्टेड लें, टॉलरेंट लें, ऑफसेट लें, ये सारा वर्ड है ऑप्शन में। ठीक है, तो हमें देखना क्या है फिर कि कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है, और सबसे आसान तरीके से आंसर ढूंढना है। चलिए देखते हैं, ए लिखा और यहाँ डैश दे दिया। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं और आपके टीचर ने भी आपको समझाया और मैंने भी आपको समझाया कि ए एंड द कहीं भी लिखा हो, ठीक है, सॉरी ए और एन स्पेशली, तो इसके बाद जो वर्ड आता है वो मेनली क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, जैसे इट इज अ पेन, ठीक है, दिस इज एन एप्पल, तो ए बोल रहे हैं, एन बोल रहे, तो आगे क्या आ रहा है मेरा, नाउन आ रहा है। तो यहाँ जो भी वर्ड आएगा वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, वाज अ प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब तो प्रदान करना, वर्ब हो गया, मतलब ये ऑप्शन मेरा क्या दिया था, गलत दिया था। दूसरा ये एडवर्सली, एल वाई लगा, पिछले ही क्लास में मैंने पढ़ाया, एल वाई लगा मतलब एडवर्ब, ये गया। प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट का मतलब हो सकता है बहुत बच्चों को ना पता हो, चलिए छोड़िए। नेशनल, नेशनल तो जान रहे हैं, राष्ट्रीय। ठीक है, अगर बोलेंगे बाघ कैसा जानवर है, जवाब में क्या आएगा, राष्ट्रीय जानवर है। तो हमने कैसा लगाया, कैसा लगाया, जवाब में क्या रहा है, नेशनल, मतलब ये शब्द क्या होगा मेरा, एडजेक्टिव। तो मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, मेरा आंसर क्या बचा, सी प्रोपोनेंट। अब जिनको ये एक्सक्यूज है कि सर वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, नहीं पता है फिर भी आंसर आ गया और सही आंसर आया। प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है, समर्थक। ठीक है, अब आप इसे फिल करके देखिए,
विवेकानंद वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ ए मल्टीकल्चरल नेशनल, ठीक है, मतलब विवेकानंद क्या थे, एक समर्थक थे किस चीज के, मल्टीकल्चरल नेशन के, कि ऐसा राष्ट्र हो जो हाँ कल्चर भी हो और विभिन्न तरीके के हों, अलग अलग तरीके के हों, इन रिलीजियस, ठीक है, रूटेड इन रिलीजियस, जिसका जड़ कहाँ हो, धर्म से भी संबंधित हो, टॉलरेंस और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब क्या हो, धार्मिक सहिष्णुता हो, और क्या हो उसमें मॉडर्निटी भी हो, मतलब धर्म की तरफ से भी उसे स्वीकार किया जाए, सहन किया जाए, और साथ में उसमें नवीनता भी हो। अब हिंदी क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, नंबर 5, द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन डैश, ठीक है, डिस्पाइट इट्स पिटफॉल्स हैज डैश द कंट्री फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स नेबर्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस का हिंदी समझिए, द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन डैश, अब यहां फिर देखिए ऑफ आया, ठीक है, तो मैंने अभी आपको तुरंत समझा रहा था कि ऑफ के पहले और ऑफ के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो द प्रैक्टिस, CE लगा मतलब ये तो नाउन है, इसमें कोई गलती देखना नहीं है। इंडियन डैश, तो भारतीय डैश, तो ये जो शब्द आएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेरा नाउन आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें नाउन कौन कौन है, कोऑपरेशन नाउन है, स्टेक्स नाउन है, मतलब होता है सहयोग, स्टेक्स का मतलब जानते होंगे किसी चीज़ का जो हिस्सा होता है, जैसे कहते हैं ना शेयर में, फैक्ट्री में किसी चीज़ में स्टेक मतलब हिस्सेदारी कहते हैं। साइंड, ED लगा मतलब ये तो क्या है मेरा नाउन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये तो गलत, ED लगा मतलब हम क्या मानेंगे, या तो वर्ब या तो एडजेक्टिव मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिस्टिंगाइज्ड, सॉरी हमें पहला देखना था ना, हाँ, तो सेकुलरिज्म ISM हो सकता है, सजेशन हो सकता है, यहाँ लिखा डिस्टिंगाइज्ड। अच्छा हम तो आगे पढ़ेंगे, डिस्पाइट इट्स पिटफॉल्स हैज डैश, देखिए गौर कीजिए, हैज लिखा तो हैज के बाद आगे क्या आना है, V3, ध्यान से देखिए हम आगे पढ़ ही नहीं पाए थे, यहाँ नाउन आना है और आगे क्या लिखा हैज, तो हैज के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए कुछ भी नहीं देखते, यहाँ देखते हैं सेकंड में V3 कहाँ लिखा है, तो यहाँ मेमोरेंडम है, इंटरवेन है, ये दोनों तो V3 है नहीं, यहाँ डिस्टिंगाइज ED लिखा ये V3 है, ठीक है, फैक्टर V3 है नहीं, बिल्ट V3 है, मतलब आंसर क्या होगा, इसी दोनों में होना है। अब आप 2 सेकंड लीजिए और सोच के बताइए कि कोऑपरेशन ले आंसर या सेकुलरिज्म ले, द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन कोऑपरेशन या द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। भारतीय प्रैक्टिस का मतलब जो हम लोग रीति रिवाज में अपनाए हुए हैं, जो डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं उसे कहते हैं। तो भारतीय डैश का ये फॉलो किया जाना किस चीज़ का, भारत में किस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, सहयोग की भावना को या सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, तो आंसर हम लोग क्या लेंगे, आंसर धर्मनिरपेक्षता को, ठीक है। अब इसको फिल करके देखिए, बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, पहले से कोई चीज़, पहले से ही कोई चीज़ किसी चीज़ में तैयार करके प्रदान कर देना, ठीक है। जैसे मोबाइल में सुनते हैं ना इनबिल्ट एप्लीकेशन है, मतलब वो पहले से उसमें डाला हुआ है, बाहर से ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ बिल्ट इन अगर लेते हैं, हैज़ बिल्ट इन द कंट्री फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स नेबर्स, तो बिल्ट इन दूसरे पड़ोसी से हमारे देश में पहले से कोई चीज़ बना हुआ मिलेगा, रिलेशन ही नहीं बनेगा, इसलिए आंसर क्या लेंगे, डिस्टिंगाइज। और डिस्टिंगाइज आंसर आपको एक चीज़ से और सेटिस्फाई करेगा कि आगे देखिए यहाँ फ्रॉम लिखा है, तो डिस्टिंगाइज फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, जो होता है दूसरों से अलग करना, अंतर करना, ठीक है। तो हम ऐसे भी अगर लेंगे डिस्टिंगाइज फ्रॉम तो भी सही आएगा। तो ये सारा चीज़ तो इतना मैंने आपको समझाने के लिए समझाया, लेकिन जो लोग शार्प माइंडेड हैं, IQ से शार्प हैं, उन्हें पता है कि सेंटेंस पढ़ के कौन से क्लू को देखना है और कहाँ ऑप्शन पे छलांग लगाना है। तो यहाँ नाउन आना था, यहाँ V3 आना था, और V3 हमें 2 ही जगह मिला। बिल्ट इन का मतलब जिनको पता होगा, सबको पता होता है, तो ये हटा, ये आंसर बना। ए लगा यहाँ नाउन आना है, नाउन वाला ऑप्शन आपने जब देखा काट कर तो आपको बस एक ही ऑप्शन दिखा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डबल फीडर्स में। मुझे उम्मीद है कि बहुत समय तो आज लगा, लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए। जो भी डाउट हो, ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। अगर मुझे लगेगा कि नहीं उसे और इम्प्रूव करना चाहिए तो मैं इम्प्रूव करके आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों में, ग्रुप में इसे शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।